ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ एन ए लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सरतीक मानिया और आज जो है वो हम लोग ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको डिटेल्स में लेकर जाऊं और मैं आपको ब्रेक इवन का टॉपिक डिटेल में समझाऊं, मुझे चाहिए कि मैं आपको पहले बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवा दूं। जब मैं आपको ये सारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूंगा तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने रिवाइज करने के बाद आपके लिए ब्रेक इवन के चैप्टर को समझना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज सबसे पहले जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट के रिवीजन से, वो कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आज जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, जित मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है कि मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, कि भाई ये फिक्स कॉस्ट क्या है, तो मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा यही जवाब देते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती। अच्छा, ये बहुत गलत डेफिनेशन है, क्योंकि चाहे दुनिया में कोई भी कॉस्ट हो वो हमेशा चेंज होती ही होती है। अब जैसा आप फिक्स कॉस्ट के सामने देख सकते हो, एग्जाम्पल में रेंट लिखा है, तो अगर मैं आपकी डेफिनेशन से चलता हूं कि भाई फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती, तो फिर आप मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा कोई बिजनेस है या कोई ऐसा इंसान है जिसने जो है वो रेंट पे दे दिया अपनी जगह और वो सारी जिंदगी बोलेगा रेंट चेंज नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। रेंट चेंज तो होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल नहीं, 2 साल बाद चेंज तो होगी। तो अगर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। और आपने डेफिनेशन में क्या लिख के आ गए हो आप लोग? फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज। तो ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज। ये आधी डेफिनेशन है। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विथ ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। यानी फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हर यूनिट के साथ चेंज नहीं होती, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। मैं आपसे कहता हूं, आज अगर मेरी, लेट्स सपोज ये पेंसिल बेचने का बिजनेस है, और जिस जगह पर, जिस फैक्ट्री में मैं ये पेंसिल बना रहा हूं, जिस फैक्ट्री में मैं ये पेंसिल बना रहा हूं, उस फैक्ट्री का रेंट लेट्स सपोज 10,000 रुपए है। अब मैं एक पेंसिल बनाऊं, 100 बनाऊं, 500 बनाऊं, 1000 बनाऊं, 10,000 पेंसिल्स बनाऊं उस फैक्ट्री के अंदर, या एक भी पेंसिल ना बनाऊं, मेरे जो फैक्ट्री का रेंट है वो चेंज होने वाला नहीं है। मेरी जो फैक्ट्री का रेंट है वो चेंज होने वाला नहीं है। सो फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, आई रिपीट, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि हर यूनिट के साथ चेंज नहीं होती। I repeat, fixed cost is a cost that does not change with each unit produced, या fixed cost is a cost that does not change with the scale of production। यानी एक एक यूनिट के साथ चेंज नहीं होती। जैसे कि रेंट, अब मेरी फैक्ट्री में मैं जितनी भी पेंसिल्स बना रहा हूं, पेंसिल का डायरेक्ट कनेक्शन रेंट के साथ नहीं है। हाँ, अगर मुझे कल को बड़ी फैक्ट्री चाहिए हो, मैं किसी बड़े प्रेमिसेस में चले जाऊं, तो अब मेरा रेंट 10,000 की जगह 20,000 लग रहा होगा, या 20,000 की जगह 25,000 का रेंट लग रहा होगा, या मैं कल को छोटी फैक्ट्री में चले जाऊं तो आज मेरा जो रेंट 10,000 है वो 10,000 की जगह 5,000 चार्ज हो रहा होगा। बात आपको मेरी समझ आ रही है? सो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विथ ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, सिमिलरली हमारे पास इसी के कॉम्पोजिट में एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब सवाल यह है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हर यूनिट के साथ, एक एक यूनिट के साथ चेंज होती है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट चेंजेस विद ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। आई रिपीट, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट चेंजेस विद ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट भी ज्यादा बना दिया ना तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। तो मैं आपसे कहता हूं, आज अगर मेरा ये पेंसिल बेचने का बिजनेस है, ठीक है ना, अगर मैं इस पेंसिल के रॉ मटेरियल में देखूं तो इसके पेंसिल के रॉ मटेरियल में प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, इंक इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अगर मैं जीरो पेंसिल्स बना रहा हूं तो कोई प्लास्टिक यूज नहीं हुआ, कोई जो है वो इंक यूज नहीं हुई। अगर मैंने एक पेंसिल बनाई तो अलग क्वांटिटी इस्तेमाल हुई, प्लास्टिक की और इंक की तो अलग कॉस्ट आएगी। 10 पेंसिल बनाई तो अलग क्वांटिटी इस्तेमाल होगी, प्लास्टिक और इंक की तो अलग कॉस्ट आएगी। 100 पेंसिल्स बनाई तो अलग क्वांटिटी इस्तेमाल होगी, प्लास्टिक की और इंक की तो अलग कॉस्ट आएगी। अब आप देख लो, एक पेंसिल भी ज्यादा बना दी तो अलग क्वांटिटी इस्तेमाल हुई, अलग कॉस्ट।
और अगर एक पेंसिल भी कम बनाई तो अलग क्वांटिटी इस्तेमाल हुई, अलग कॉस्ट। यानी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट जो एक एक यूनिट के साथ चेंज हो रही है। अगर आपने एक यूनिट भी ज्यादा बनाया अलग कॉस्ट, एक यूनिट भी कम बनाया अलग कॉस्ट। तो वो कॉस्ट, आई रिपीट, वो कॉस्ट जो कि हर यूनिट के साथ चेंज होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और वो कॉस्ट जो हर यूनिट के साथ चेंज नहीं होती वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट को आप ये नहीं बोलोगे कि फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, वो गलत डेफिनेशन है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई टोटल कॉस्ट क्या है। अब जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो ये है कि भाई टोटल कॉस्ट क्या है। तो याद रखो, टोटल कॉस्ट इज बेसिकली ए सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है, मेरे पैसे फिक्स कॉस्ट में भी जा रहे हैं, मेरे पैसे वेरिएबल कॉस्ट में भी जा रहे हैं, मेरे पैसे हर जगह जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब एज अ बिजनेसमैन मुझे देखना तो पड़ेगा ना कि मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं। अब एज अ बिजनेसमैन मुझे यह देखना पड़ेगा कि मेरी जेब से टोटल कितने पैसे जा रहे हैं। तो कुछ पैसे फिक्स कॉस्ट की फॉर्म में गए, कुछ पैसे वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में जा रहे हैं। तो जो पैसे फिक्स कॉस्ट की फॉर्म में जा रहे हैं या जो पैसे वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में जा रहे हैं, मैं एक एक करके जो सारे पैसे खर्च हो रहे हैं मैं सबको टोटल करूंगा और फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट इज बेसिकली सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, आप ये भी कह सकते हो। और आप साथ में ये भी कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आज अगर मैं मेरी पेंसिल की फैक्ट्री है और अगर मैं कहता हूं मेरी पेंसिल की फैक्ट्री में मेरी टोटल कॉस्ट 80 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरी पेंसिल की फैक्ट्री है और मेरी इस पेंसिल की फैक्ट्री में मेरी टोटल कॉस्ट 80 रुपीज है। इस 80 रुपीज का मतलब क्या है? तो आप देख के बोल सकते हो कि भाई फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया तो 80 रुपीज आ गया। ये तो न्यूमेरिकल आंसर हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो ये 80 रुपए है क्या? इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी फैक्ट्री में जितनी भी पेंसिल्स बनाई, मैंने अपनी फैक्ट्री में जितनी भी पेंसिल्स बनाई, सारी पेंसिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरी जेब से 80 रुपीज गए। मैंने अपनी फैक्ट्री में जितनी भी पेंसिल्स बनाई हैं, सारी पेंसिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरी जेब से 80 रुपीज गए हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज टोटल कॉस्ट? सो टोटल कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, आई रिपीट, total cost is the total amount of money that a business has spent to produce all the goods and services. The total cost is the total amount of money that is spent by a business to produce all the goods and services. अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास हुआ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है भाई, ये एवरेज कॉस्ट क्या है? तो भाई जिस तरह से सारे यूनिट को बनाने की कॉस्ट को टोटल कॉस्ट कहते हैं, उसी तरह एक यूनिट की बनाने की कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैंने, मेरी पेंसिल की फैक्ट्री है और सारी पेंसिल्स बनाने के लिए मैंने 80 रुपीज खर्च किए। मेरी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है और सारी पेंसिल्स को बनाने के लिए मैंने 80 रुपीज खर्च किए हैं। अब सारी पेंसिल्स एक साथ तो नहीं बिकेंगी, कभी एक बिकेगी, कभी दो बिकेगी, कभी पांच बिकेगी। तो अगर मुझे ब्रेक कर करके बेचना है तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि एक पेंसिल कितने की बनी। कोई कस्टमर आएगा बोलेगा एक दे दो, कोई आएगा दो दे दो, कोई आएगा पांच दे दो। तो पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि भाई एक पेंसिल कितने की बनी। सो एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट कॉस्ट, और टू मेक इट मोर सिंपल, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या आई। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है, तो एक पेंसिल बनाने की जो कॉस्ट आई उसको हम लोग कहते हैं एवरेज कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है और मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल कि भाई लेट्स डू सम वर्किंग एज वेल ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आता रहे कि वर्किंग होती कैसे है इसकी। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं फॉर एग्जांपल कि मेरी जो है वो पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है और एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, अब आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ भी है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला जो है वो है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। तो मैं आपसे कहता हूं सारी पेंसिल्स बनाने का जो खर्चा था वो था 80 रुपीज।
सारी पेंसिल्स बनाने का खर्चा कितना था? 80 रुपीज। और 80 रुपीज खर्च करके मैंने इन टोटल 10 पेंसिल्स बनाई। 80 रुपीज खर्च करके मैंने इन टोटल 10 पेंसिल्स बनाई। तो इसका आंसर आया 8। ये जो 8 है, ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक पेंसिल बनाने की कॉस्ट 8 रुपए है। और सारी पेंसिल्स बनाने की कॉस्ट क्या है? 80 रुपए, 80 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट मुझे बताता है कि सारे प्रोडक्ट्स बनाने की कॉस्ट क्या आई। टोटल कॉस्ट मुझे बताता है कि सारे प्रोडक्ट्स बनाने की कॉस्ट क्या है। और एवरेज कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट मुझे बताता है एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। मूविंग ऑन। अच्छा भाई, अब क्योंकि बिजनेस है, पहले तो बिजनेस ने, अभी तक मैंने आपको समझाया कि जो बिजनेस ने पैसे खर्च किए वो कैलकुलेट कैसे होते हैं। अब जो बिजनेस ने टोटल पैसा कमाया वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दैट इज रेवेन्यू। जो अगला कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अब, दैट इज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है भाई? रेवेन्यू का मतलब है वो टोटल पैसे जो बिजनेस ने कमाए। रेवेन्यू का मतलब है वो टोटल पैसे जो बिजनेस ने कमाए, यानी सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर, सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर जो टोटल पैसा बिजनेस ने जमा किया, सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर जो टोटल पैसा एक बिजनेस ने जमा किया, उस टोटल पैसे को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। और फॉर्मूला आपके सामने है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेंसिल बेचने का बिजनेस है, जिसकी एग्जांपल को हम लेकर चल रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं मैं एक पेंसिल बेचता हूं 10 रुपए में। एक पेंसिल कितने में बेचता हूं? 10 रुपए में। तो 10 रुपए क्या है मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। भाई अगर मैं एक पेंसिल 10 रुपए में बेच रहा हूं तो 10 रुपए क्या है मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और मैं आपसे कहता हूं मैंने टोटल 10 पेंसिल्स बेची। अब ये 10 क्या है? क्वांटिटी सोल्ड। फिर से बता रहा हूं, मेरा पेंसिल बेचने का बिजनेस है। एक पेंसिल बेचता हूं 10 रुपए की, और टोटल पेंसिल मैंने बेची 10। तो 10 × 10 100। ये 100 क्या हो गया? ये मेरा रेवेन्यू हो गया। 100 क्या हो गया मेरा? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है वो टोटल पैसे जो बिजनेस ने जमा किए सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर। वो टोटल पैसे जो बिजनेस ने जमा किए सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर। अब कैसे पता लगता है कितने पैसे जमा हुए? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने का सामान बेचा मल्टीप्लाइड बाय कितना बेचा। तो 10 रुपए का सामान बेचा मल्टीप्लाइड बाय 10 पेंसिल बेची, 10 × 10 100। सो रेवेन्यू बताता है एक बिजनेस ने टोटल कितना पैसा जमा किया। रेवेन्यू बताता है एक बिजनेस ने सारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर कितना पैसा जमा किया। अब अगला सवाल, ये जो मेरे फैक्ट्री थी पेंसिल बेचने की और मैंने पेंसिल बेच के 100 रुपए कमाए, द क्वेश्चन इज कैन आई टेक दिस 100 रुपीज होम? क्या मैं ये 100 रुपए घर ले जा सकता हूं, हाँ या ना? ना, मैं पैसे घर नहीं ले जा सकता। अगर ले गया तो भाई 100 रुपए की पेंसिल बेची थी, 100 रुपए पूरे उठाए घर ले गया, ले जाओ। लेकिन अभी तो पैसे जमा किए, रेंट दिया है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दिया है नहीं, रॉ मटेरियल के पैसे दिए नहीं, वेजेस दिए है नहीं, सैलरीज दिए नहीं, बिल्स दिए नहीं। भाई अभी तो पैसे दिए ही नहीं है लोगों को। ये तो आपने पेंसिल बेच के पैसे जमा कर लिए, लेकिन पेंसिल क्या फ्री में बनी थी? नहीं, पेंसिल बेचने के लिए भी तो कुछ पैसे लगे थे ना, तो उनको पे ऑफ नहीं करोगे? पेंसिल बेच के सारा पैसा उठा तो लिया, लेकिन पेंसिल बनाने के लिए जो पैसा खर्च हुआ था वो भी तो माइनस होगा ना भाई। तो सवाल यह है कि बिजनेसमैन अगर रेवेन्यू नहीं लेकर जाता घर, तो बिजनेसमैन घर क्या लेकर जाता है? बिजनेसमैन हमेशा अपने घर पर प्रॉफिट लेकर जाता है। बिजनेसमैन हमेशा अपने घर पर प्रॉफिट लेके जाता है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है जो पैसे आए थे रेवेन्यू और जो पैसे खर्च किए थे एक्सपेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर पैसे बचे तो प्रॉफिट, और अगर नहीं बचे तो लॉस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का मतलब है जो टोटल पैसे आए थे माइनस जो टोटल पैसे खर्च किए थे। तो मैं आपसे कह रहा था मेरा बिजनेस है किस चीज का? पेंसिल बेचने का। टोटल कितने की पेंसिल बेची थी मैंने? 100 रुपए की। 10 रुपए की एक पेंसिल मल्टीप्लाई बाय 10 पेंसिल बेची, तो टोटल कितने की पेंसिल बेची? 100 रुपए की। माइनस पेंसिल्स बनाने में खर्चा कितना आया था? पता लगा भाई पेंसिल बनाने में जो टोटल खर्चा आया था वो 80 रुपीज का आया था। पेंसिल बनाने में जो टोटल खर्चा आया था वो 80 रुपीज का आया था। तो टोटल आए 100 रुपए, और जो 100 रुपए आए उसको कमाने के लिए खर्च कितने किए थे? 80 रुपीज। तो 100 - 80 20 रुपीज। ये मेरा प्रॉफिट है। 100 - 80 ये मेरा
प्रॉफिट है जो आपको नजर आ रहा है। ये मैं घर ले जा सकता हूं, ये पैसे मैं घर ले जा सकता हूं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, भाई ये प्रॉफिट पर यूनिट क्या है? जिस तरह टोटल कॉस्ट का मतलब था सारे यूनिट बनाने की कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट का मतलब था एक यूनिट बनाने की कॉस्ट, इसी तरह प्रॉफिट का मतलब है सारे यूनिट्स बेचकर जो टोटल पैसा यूनिट बिजनेसमैन घर ले जा सकता है। प्रॉफिट का मतलब था सारे यूनिट्स बेचकर जो पैसा बचा, और वो पैसा जो बिजनेसमैन घर ले जा सकता है, वो प्रॉफिट है। इसी तरह प्रॉफिट पर यूनिट बताता है कि जो एक यूनिट बेचकर पैसा बचता है, वो पैसा कितना बिजनेसमैन घर ले जा सकता है। तो प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब होता है प्रॉफिट दैट इज मेड पर यूनिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब है सारे यूनिट्स का प्रॉफिट कंबाइंड, और प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट का प्रॉफिट। सो मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, मेरी पेंसिल बेचने की फैक्ट्री है, एक पेंसिल मैं बेचता हूं 10 रुपए में, तो ये मेरी सेलिंग प्राइस है। माइनस एक पेंसिल बनाने का खर्चा कितना है, तो आपको याद है हमने यहां लिखा भी था 8 रुपए। तो एक पेंसिल बनाने का खर्चा है 8 रुपए, पीछे कितना बचा 2 रुपए। तो हर पेंसिल जो मैं बेचता हूं उसमें 2 रुपए प्रॉफिट है। हर पेंसिल जो मैं बेचता हूं उसमें 2 रुपए प्रॉफिट है। तो हर पेंसिल बेचने के बाद 2 रुपए मैं घर ले जा सकता हूं। अब आप देखो, एक एक पेंसिल पे कितना प्रॉफिट है, 2 रुपए। टोटल पेंसिल किसने कितनी बेची थी, 10। तो अगर मैं प्रॉफिट पर यूनिट को क्वांटिटी जो बेची है मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या आ रहा है 20। ये आंसर आ रहा है 20, और यहां पर टोटल प्रॉफिट भी आ रहा है 20। यानी एक ही बात है। टोटल प्रॉफिट बताता है सारी पेंसिल्स बेचने का प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर यूनिट बताता है एक पेंसिल बेचने का प्रॉफिट। सो प्रॉफिट पर यूनिट टेल्स मी द प्रॉफिट दैट इज अर्न्ड बाय अ बिजनेस बाय सेलिंग जस्ट वन यूनिट। और इसका फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस क्वांटिटी सोल्ड। ओके जी, मूविंग ऑन। तो अब हमारा जो एक्चुअल टॉपिक था वो ये तो था ही नहीं कि भाई फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है। हमारा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का, जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट तो नहीं, जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि भाई ये ब्रेक इवन क्या है। ये ब्रेक इवन क्या है? तो याद रखो, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक बिजनेस को ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। आई रिपीट, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक बिजनेस को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं ये पेंसिल मुझे 10 रुपए की पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल मुझे पड़ी है 10 रुपए की। अगर ये पेंसिल मैं 11 में बेचता हूं, यानी 10 रुपए की खरीदी थी, 11 रुपए में बेचा, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। और यही पेंसिल जो मैंने 10 रुपए में खरीदी थी, मैं 9 रुपए में बेचता हूं, तो क्या हुआ, लॉस। इसका मतलब मेरी कॉस्ट है 10 रुपए, मैंने अगर इस पेंसिल को 11 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट, 9 रुपए में बेचा तो लॉस। इसका मतलब अगर मुझे कॉस्ट से 1 रुपए ऊपर भी मिल गया, प्रॉफिट। कॉस्ट से 1 रुपए भी ऊपर मिल गया, प्रॉफिट। और अगर मुझे कॉस्ट से 1 रुपए भी नीचे मिला तो लॉस। यानी अगर मैं ये पेंसिल 10 रुपए में खरीद रहा हूं और मैं इसको 11 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट है, 9 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा लॉस है। यानी कॉस्ट से ऊपर अगर 1 रुपए भी मिल जाता है तो कंपनी प्रॉफिट के स्टेट में आ जाती है। अब आप बोलो कम प्रॉफिट है ज्यादा प्रॉफिट है, वो एक बात अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये कि कॉस्ट से अगर 1 रुपए भी ऊपर मिल जाता है प्रॉफिट हो जाता है, कॉस्ट से अगर 1 रुपए भी नीचे मिलता है तो लॉस है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 10 रुपए में खरीदी थी, एग्जैक्टली 10 रुपए में बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ, जीरो। कितना लॉस हुआ, जीरो। क्या हुआ, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर बिजनेस को ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। मतलब ये कि बिजनेस ने कॉस्ट के फॉर्म में जितना पैसा लगाया था, डॉट उतना ही पैसा मिला, ना 1 रुपए ऊपर ना 1 रुपए नीचे। क्योंकि अगर 1 रुपए ऊपर भी मिल गया प्रॉफिट, और अगर 1 रुपए नीचे भी मिला कॉस्ट। सो ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है, आई रिपीट, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक बिजनेस ना तो प्रॉफिट कमाता है ना तो लॉस कमाता है। क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब है बिजनेस ने जितना पैसा लगाया था, एग्जैक्टली उतना पैसा रिकवर कर लिया। बिजनेस ने जितना पैसा लगाया था एग्जैक्टली उतना पैसा रिकवर कर लिया, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। क्योंकि जितना लगाया था उससे उससे अगर 1 रुपए भी ऊपर मिल गया प्रॉफिट, और जितना लगाया था उससे अगर 1 रुपए भी कम मिला तो लॉस। तो मतलब यह है कि भाई ब्रेक इवन का एक मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर बिजनेस ने ना तो प्रॉफिट कमाया ना तो लॉस कमाया। प्रॉफिट ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब ये कि जितना लगाया था एग्जैक्टली उतना ही मिल गया। अब आप एक चीज याद रखिए, हम लोगों के पास एग्जाम में दो तरह के ब्रेक इवन होते हैं।
हम लोगों के पास एग्जाम में दो तरह के ब्रेक इवन होते हैं। एक होता है ब्रेक इवन इन रेवेन्यू और एक होता है ब्रेक इवन इन यूनिट्स। एक होता है ब्रेक इवन इन रेवेन्यू और एक होता है ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का मतलब होता है कितने पैसे कमाकर ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का मतलब होता है कितने पैसे कमाकर ब्रेक इवन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, जस्ट ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैं आपसे कहता हूं मैंने 100 रुपए खर्च किए। कितने पैसे खर्च किए? 100 रुपए। अब आप मुझे बताओ कितने पैसे कमाऊंगा तो ब्रेक इवन होगा। आप बोलोगे सर अगर 100 रुपए खर्च किए तो 100 रुपए कमाए, ब्रेक इवन हो गया। क्योंकि अगर आपने 100 की जगह 101 कमाए, प्रॉफिट। और अगर आपने 100 की जगह 99 कमाए तो लॉस। मतलब आपने खर्च किए 100 रुपए, आप डॉट 100 रुपए कमाए, आप ब्रेक इवन टच कर जाएंगे। आप डॉट 100 रुपए कमाए, आप ब्रेक इवन टच कर जाएंगे। अगर आपने ब्रेक इवन से 1 रुपए भी ऊपर कमा लिया तो प्रॉफिट। ब्रेक इवन से 1 रुपए भी नीचे कमाया तो लॉस। तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, जिसको हम ब्रेक इवन इन करेंसी भी कहते हैं, तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, ब्रेक इवन इन करेंसी का मतलब होता है कितने पैसे कमाकर ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू और ब्रेक इवन इन करेंसी ये बताता है कि कितने पैसे कमाकर ब्रेक इवन होगा। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है एक और ब्रेक इवन, विच इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ब्रेक इवन इन यूनिट्स बताता है कितने यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन हो जाएगा। कितने यूनिट बेचेंगे तो कंपनी बोलेगी कि हाँ यार हम ब्रेक इवन टच कर गए। तो मैं आपसे कहता हूं मैंने 100 रुपए खर्च किए थे फॉर एग्जाम्पल पेंसिल बनाने के लिए, और मैं एक पेंसिल बेचता हूं 100 रुपए में। मैंने खर्च कितने किए थे? 100 रुपए खर्च किए इन टोटल, और मैं एक पेंसिल बेचता हूं तो 100 रुपए की बेचता हूं। तो कितनी पेंसिल बेचूंगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा? आप बोलोगे सर 100 रुपए खर्च किए थे और एक पेंसिल बेच भी 100 रुपए की रहे, तो अगर आपने एक पेंसिल बेच दी ब्रेक इवन। मैंने बोला अच्छा, अगर मैं 50 रुपए की पेंसिल बेचूं तो आप बोलोगे सर 100 रुपए खर्च किए थे और आप एक पेंसिल 50 रुपए की बेच रहे हैं, तो दो पेंसिल बेचे, ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं ऐसे कहता हूं अगर मैं 20 रुपए की पेंसिल बेचूं तो आप बोले सर बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, 100 रुपए खर्च किए थे और एक पेंसिल 20 रुपए की है, पांच पेंसिल बेचे, ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं अगर मैं एक पेंसिल 10 की बेचता हूं तो आप बोले सर सिंपल, 10 पेंसिल पे ब्रेक इवन हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं अगर मैं एक पेंसिल 1 रुपए की बेचता हूं तो आप बोलोगे सर और सिंपल है, 100 पेंसिल बेचे, ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन इन यूनिट्स बताता है कितनी क्वांटिटी ऑफ यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचेंगे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। वेराज ब्रेक इवन इन करेंसी या ब्रेक इवन इन रेवेन्यू ये बताता है कि कितना पैसा कमाएंगे। ब्रेक इवन इन करेंसी या रेवेन्यू बताता है कितना पैसा कमाएंगे तो ब्रेक इवन होगा। ये है हम लोगों के पास दो अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन। आपको दोनों के फॉर्मूले भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला, विच इज टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। और नीचे आप देख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और ब्रेक इवन इन करेंसी का फॉर्मूला है ब्रेक इवन यूनिट्स जो हम निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इससे हमारा ब्रेक इवन इन करेंसी भी निकल आएगा। तो ये है हम लोगों के पास दो अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रेक इवंस और दोनों ब्रेक इवंस के दो अलग अलग फॉर्मूलाज। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करना सिखाता हूं कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और इसका ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा, ग्राफ बनाने को तो आता नहीं है, बट एज अ टीचर आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सिखाऊं कि भाई ग्राफ एक्चुअल में बनता कैसे है। क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि ग्राफ बनता कैसे है, आपके लिए ग्राफ को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपके लिए ग्राफ को इंटरप्रेट करना मुश्किल है तो उसका मतलब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, तो बिफोर ड्राइंग द ग्राफ वी नीड टू लुक एट द कैलकुलेशंस फर्स्ट। तो आपके पास जो डेटा यहाँ पर गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है कि भाई एक बिजनेस है जिसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, यानी आप कुछ भी एज्यूम कर लो कि टी शर्ट का बिजनेस है या टूथपेस्ट का बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, ये बिजनेस ने मैक्सिमम 250 यूनिट्स बनाए हैं और बेचे हैं। इस बिजनेस ने टोटल 250 यूनिट्स बनाए हैं और बेचे हैं। और ये जो बिजनेस जो 250 यूनिट बनाकर बेच रहा है, हर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है, यानी उसने हर यूनिट 300 रुपए में बेचा है। इसने हर यूनिट जो है वो 300 रुपए में बेचा है। और ये जो उसने प्रोडक्शन की है 300 यूनिट की, इन 300 यूनिट बनाने के अंदर इस बिजनेस ने टोटल
20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को इनकर किया है। इस बिजनेस ने टोटल 20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को इनकर किया है, और 100 रुपीज इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी हर यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है। हर यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपए। सो एक बिजनेस है, 250 यूनिट बनाकर बेच चुका है, हर यूनिट इसने बेचा है 300 रुपए का। ठीक है जी। इसकी जो टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट सॉरी, वो है 20,000 रुपए, और हर यूनिट बनाने की इसको जो वेरिएबल कॉस्ट आई है वो आई है 100 रुपए। अब हम एक एक करके जो है इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं। तो एग्जामिनर मुझसे कहेगा कि भाई आप ब्रेक इवन कैसे बनाते हैं, जरा ब्रेक इवन बनाओ। अब जो है मैं सबसे पहले इसका ब्रेक इवन बनाना शुरू करता हूं। ब्रेक इवन में आपको याद होगा, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ब्रेक इवन दो तरह के होते हैं। एक होता है ब्रेक इवन इन यूनिट्स, और एक होता है ब्रेक इवन इन करेंसी। चले भाई, सबसे पहले मैं देखता हूं ब्रेक इवन इन यूनिट का फॉर्मूला क्या है। ब्रेक इवन इन यूनिट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मेरी जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20,000। मेरी जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20,000, और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 300, माइनस मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 100। तो इसके जो टोटल फॉर्मूला का जो आंसर बनता है वो है 20,000 डिवाइडेड बाय 200। जो इसका आंसर बनता है वो बनता है 20,000, सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाय 200। तो इसका आंसर बनेगा 100, 100 यूनिट्स। इसका मतलब है ये जिस भी बिजनेस का डेटा है, ये जिस भी बिजनेस का डेटा है, इस बिजनेस को 100 यूनिट बेचने पर ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर इस बिजनेस ने 101 यूनिट्स बेचे, प्रॉफिट। अगर इस बिजनेस ने 99 यूनिट्स बेचे, लॉस। अच्छा जी, तो ये हमने निकाल लिया ब्रेक इवन इन यूनिट्स, यानी अगर इस बिजनेस ने 100 यूनिट बेचे, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलते हैं ब्रेक इवन इन करेंसी पे। आपको याद होगा ब्रेक इवन इन करेंसी का फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा जी, ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने हैं? 100 यूनिट पे ब्रेक इवन होगा, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 300। इसका मतलब इस बिजनेस का जो ब्रेक इवन इन करेंसी आ रहा है वो आ रहा है 30,000। इस बिजनेस का जो ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 30,000 पे। इसका मतलब ये कि ये बिजनेस या तो 100 यूनिट बेच लेगा तब ब्रेक इवन का हो जाएगा, या फिर जब ये 100 यूनिट बेचेगा तो ये 30,000 रुपए कमा रहा होगा। तो इसका 100 यूनिट पे 30,000 रुपए कमा रहे, 30,000 रुपए में ब्रेक इवन है इसका। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 100 यूनिट पे ब्रेक इवन है, यानी जब ये 100 यूनिट बेचेगा ब्रेक इवन हो जाएगा, और 100 यूनिट पे ये पैसे कमा रहा होगा 30,000 रुपए, तो इसका ब्रेक इवन इन करेंसी है 30,000 रुपए। अच्छा जी, यहां तक आई एम श्योर आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब ब्रेक इवन के लिए क्या आपको क्या लगता है बिजनेस सिर्फ ब्रेक इवन देख रहा है? नहीं, ब्रेक इवन तो निकाल लिया। ब्रेक इवन का मतलब यह है कि बिजनेस ने टोटल कितने पैसे, सॉरी टोटल कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन किया। लेकिन अब यह भी तो देखना है ना कि भाई इस बिजनेस की टोटल कैलकुलेशंस कितनी है। इस बिजनेस ने क्या 100 यूनिट बनाए? 100 यूनिट पे तो ब्रेक इवन है भाई। इस बिजनेस ने बनाए तो टोटल 250 यूनिट है। अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटल 250 यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है। अब हमने क्या करना है? टोटल 250 यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा भाई, तो हम आते हैं सबसे पहले रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू का मतलब इस बिजनेस ने टोटल कितना पैसा कमाया। रेवेन्यू का मतलब इस बिजनेस ने कितना पैसा कमाया है टोटल। वो भी फॉर्मूला भी है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो इस बिजनेस ने जो यूनिट बेचे, एक यूनिट बेचा 3,000 रुपए, सॉरी 300 रुपए का, मल्टीप्लाइड बाय बिजनेस ने टोटल बेचे 250 यूनिट। तो इसका मतलब इस बिजनेस ने 75,000 रुपीज कमाए हैं इन टोटल। यानी इस बिजनेस ने जो 250 यूनिट बेचे हैं, इस बिजनेस ने ये जो 250 यूनिट बेचे हैं इन टोटल, 250 यूनिट बेचकर इस बिजनेस ने 75,000 रुपीज कमाए हैं इन रेवेन्यू, इन रेवेन्यू। अच्छा भाई, क्या ये 75,000 रुपीज घर ले जा सकता है? नहीं भाई, कैसे घर ले जाएगा? ये तो रेवेन्यू है, कॉस्ट तो माइनस करनी है। अच्छा, माइनस करनी है तो फिर कॉस्ट क्या है? अच्छा भाई,
कॉस्ट का फॉर्मूला भी आपको आता है। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, 250 यूनिट बनाए तो हम एक यूनिट की कॉस्ट तो नहीं देखेंगे ना, हम तो 250 यूनिट की कॉस्ट देखेंगे। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा भाई, फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट मेरे पास गिवन है 20,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट मेरे पास गिवन है, फिक्स कॉस्ट जो है वो है 20,000 रुपए। अच्छा भाई, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अभी एक प्रॉब्लम है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ये एक प्रॉब्लम है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास गिवन है एक यूनिट की। तो क्या मैंने एक यूनिट बेचा है? मैंने तो 250 यूनिट बेचे हैं। तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की नहीं चाहिए, मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए 250 यूनिट की। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 250। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 20,000 प्लस 25,000। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो है 45,000। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग द ग्राफ नाउ। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जो बिजनेस है, जो डेटा हमारे पास गिवन था, इस बिजनेस ने 100 यूनिट बेचे तो ब्रेक इवन होगा। 101, 100 से ऊपर यानी जितने भी 101 यूनिट भी बेचे तो प्रॉफिट, 99 भी यूनिट बेचे तो लॉस। जब ये 100 यूनिट बेचता है तो बिजनेस 30,000 रुपीज कमाता है, यानी 30,000 रुपए कमा लेगा तो भी ब्रेक इवन हो जाएगा। इस बिजनेस ने जो टोटल 250 यूनिट बेचे, इसका रेवेन्यू था 75,000 रुपीज। इस बिजनेस ने टोटल 250 यूनिट बेचे, इसका रेवेन्यू था 75,000 रुपीज, और सारे यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आई है वो आई है 45,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम लोगों के पास फिक्स कॉस्ट गिवन थी 20,000। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा याद रखना, इट्स 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 ऑलवेज अ ट्रिक, इट्स अ हैक। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट। अब आप टोटल कॉस्ट निकाल लो, पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सारे यूनिट्स की कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो एक यूनिट की दी हुई है, तो आपको उसको सारे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, अब हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखो, इससे पहले कि मैं आपको ये डायग्राम ड्रॉ करवाऊं, आपको एक चीज याद रखनी है। वो याद रखनी ये है कि कभी भी आप डायग्राम ड्रॉ करने फौरन मत बैठे। हमेशा, हमेशा आपको याद रखना है कि यू विल हैव टू पुट इन द डॉट्स। पहले आप डॉट्स लगाएं, वंस यूर श्योर कि आपने जो जो चीजें लगाई हैं वो सही हैं, उसके बाद जाके फिर आप जो है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी चीज याद रखो, आपके पास ग्राफ में बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, बट ये जो नंबर है 250, ये आपका मैक्स पॉइंट है। बच्चा क्या करता है, कभी कभी लाइन बनाते बनाते आगे तक बना देता है। गलत। आपने क्यों आगे तक बनाई? एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस बिजनेस ने टोटल 250 यूनिट्स बनाए हैं। तो आप, इसका मतलब अगर आपने यहां तक ले गए हो तो आप तो 300 यूनिट्स पर ले गए हो बिजनेस की कैलकुलेशंस को। तो ये तो गलत है। बिजनेस की तो कैलकुलेशन 300 यूनिट्स तक पहुंची ही नहीं है। इस बिजनेस ने 250 यूनिट्स बनाए, तो आपकी कैलकुलेशन शुड नॉट एक्सीड 250। यानी ये आपका मैक्स पॉइंट है, आपकी कोई भी लाइन 250 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, एक एक करके डॉट्स लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला था? चलो सबसे पहले रेवेन्यू मार्क करते हैं। इस बिजनेस का रेवेन्यू कितना है? इस बिजनेस का रेवेन्यू है 75,000। अब 75,000 का नंबर तो गिवन नहीं है, बट इट्स समवेयर बिटवीन हियर 70,000 एंड 80,000। अच्छा जी, अब एक बात तो आपको समझ आ रही है कि मेरा पॉइंट 70 और 80 के बीच में क्यों आ रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखो कि मैंने जो अपना 75,000 का रेवेन्यू रखा है वो मैंने कब रखा है? जब 250 यूनिट बिक रहे हैं। मेरा 75,000 का रेवेन्यू कब है? जब मेरे 250 यूनिट बिक रहे हैं। तो ये रहा मेरा 250 यूनिट का पॉइंट एट दिस पॉइंट ओवर हियर, 250 यूनिट्स। ठीक है जी, 250 यूनिट पे मेरा 75,000 का रेवेन्यू है। ओके, अब मेरी टोटल कॉस्ट क्या है? मेरी टोटल कॉस्ट इज 45,000 समवेयर ओवर हियर। लेकिन 45,000 की कॉस्ट कब इनकर कर रहा हूं मैं? जब मैं 250 यूनिट्स बना रहा हूं। यानी जो 45,000 की कॉस्ट इनकर वो, ये एक यूनिट, दो यूनिट, पांच या 10 यूनिट की थोड़ी है, ये 250 यूनिट की है। तो ये जो मेरी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, ये रही 250 यूनिट्स के ऊपर एट 45,000, पॉइंट बिटवीन 40 एंड 50,000। ठीक है जी। अब मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है? मेरी फिक्स कॉस्ट है टोटल 20,000। ये रहा मेरा टोटल रेवेन्यू की लाइन है, ये मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन है, और ये आ गई मेरी फिक्स कॉस्ट की लाइन। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट में आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट मार्क करने के बाद। अच्छा, ब्रेक इवन कितने पॉइंट पर है? ये रहा मेरा ब्रेक इवन, यहां पे आपको नजर आ रहा है, मैंने मार्क भी किया है 100 यूनिट्स पर, यानी 100 यूनिट पर ब्रेक इवन हो जाएगा।
लेकिन जब 100 यूनिट पे ब्रेक इवन हो रहा है तब मैं पैसे कितने कमा रहा हूं? 30,000। तो इसका मतलब 100 यूनिट पे मैं 30,000 कमाऊंगा और 30,000 पे मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। अब मैंने सारे डॉट्स लगा दिए, अब एक एक करके मुझे लाइन बनानी है। अच्छा, सबसे पहले मैं फिक्स कॉस्ट की लाइन बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको भी समझाया नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं फिक्स कॉस्ट की लाइन अभी आपको समझाता हूं। ये रही मेरी फिक्स कॉस्ट की लाइन। हाँ, ये रही मेरी फिक्स कॉस्ट की लाइन। फिक्स कॉस्ट की लाइन आप देख सकते हो स्ट्रेट है। फिक्स कॉस्ट की लाइन क्या है? स्ट्रेट है। यानी जब 0 यूनिट बन रहे थे तब भी 20,000 की कॉस्ट थी, जब 25 यूनिट बन रहे थे तब भी 25 और 20,000 की कॉस्ट थी, जब 100 थे तब भी 20,000, और जब 250 यूनिट्स बनाए तब भी फिक्स कॉस्ट क्या थी? 20,000। यानी यूनिट बढ़ भी रहे, गिर भी रहे, तो भी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। आपने क्या बताया था? फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज। मैंने बोला था नहीं, ये आधी और गलत डेफिनेशन है। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप देख रहे हो, जीरो से लेके एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 10, 50 50, 100 100 यूनिट भी बढ़ रहे हैं, आगे 250 यूनिट तक भी बढ़ गए, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई। ये है मेरी फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब मैं मार्क करता हूं टोटल कॉस्ट की लाइन। ये ये रही यहां पर मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन। ये रही मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन। अच्छा, अब बच्चा मुझसे पूछता है कि सर, ये टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से क्यों शुरू हुई है? हमेशा 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 याद रखना, जब भी कभी आप ब्रेक इवन देखो, हमेशा याद रखना, टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगी। टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा और हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगी। अब सवाल ये क्यों? भाई देखो, सिंपल सी बात है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? अगर आप देखो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा भाई, जब बिजनेस नया नया शुरू हुआ, जब काम नया नया खुला था, तो शुरू में कितने यूनिट बन रहे थे? जीरो। शुरू में कितने यूनिट बन रहे थे? जीरो। और आपको याद होगा, जब यूनिट्स कुछ भी नहीं बनते तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है, जीरो। लेकिन चाहे यूनिट्स 1 बने, 0 बने, 10 बने, 20 बने, 25 बने, फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं होगी। तो जब जीरो प्रोडक्शन भी हो रही थी तब भी बिजनेस को कितनी कॉस्ट फेस करनी पड़ी थी? 20,000 रुपीज। मैं अपना पॉइंट क्लियर करता हूं। बच्चा मुझसे पूछता है, सर, ये फिक्स कॉस्ट, सॉरी, ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये फिक्स कॉस्ट से क्यों शुरू होती है? तो भाई पहली बात, टोटल कॉस्ट है, सारे यूनिट्स बनाने की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? भाई जब बिजनेस नया नया शुरू हुआ है तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। जब कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रही तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, शुरू शुरू में, बाद में नहीं। अच्छा भाई, जीरो। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट कभी जीरो होती है? नहीं। फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्शन शुरू में हो, मिड में हो या एंड में हो, फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं है, 20,000। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट में जब जीरो प्रोडक्शन होती है तब तब भी टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। तो इसीलिए जब जीरो है प्रोडक्शन, तो सिर्फ एक ही कॉस्ट आ रही है शुरू में, वो है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आ नहीं रही। फिर जैसे जैसे आहिस्ता 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 प्रोडक्शन होती गई, बढ़ती गई, तो 20,000 नहीं था, उस पर वेरिएबल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती गई, 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 करते 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 यहां तक पहुंच गई टोटल कॉस्ट। अच्छा, एग्जामिनर भी होशियार है। एक दफा क्या हुआ, एग्जामिनर ने बच्चों को फिक्स कॉस्ट की लाइन ही नहीं दी। अब आपको पता है, पाकिस्तानी बच्चे कोकोमो, टू गुड टू बी ट्रू। एक दिन क्या हुआ, एग्जामिनर ने बच्चों को फिक्स कॉस्ट की लाइन नहीं दी और इस तरह का ग्राफ दे दिया और बच्चों को बोला ब्रेक इवन निकालो। हमारे पाकिस्तानी बच्चे फुल चौड़े में, सर क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही गलत दिया था। मैंने बोला अच्छा, क्या गलती थी? उसने बोला सर, एग्जामिनर ने बोला था ब्रेक इवन निकालो, ब्रेक इवन निकालने के लिए तो फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है। मैंने बोला अच्छा। बोले सर, फिक्स कॉस्ट गिवन ही नहीं थी। मैंने बोला अच्छा, टोटल कॉस्ट की लाइन दी थी? बोलते हाँ। मैंने बोला टोटल कॉस्ट की लाइन कहां से स्टार्ट होती है? बोला सर फिक्स कॉस्ट से। तो मैंने बोला गधे, टोटल कॉस्ट की लाइन अगर फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती है, तो अगर फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं थी तो आपको पता था ना कि अगर फिक्स कॉस्ट, अगर इसके अंदर देखो कि भाई फिक्स कॉस्ट की लाइन गिवन नहीं है, एग्जामिनर आपसे पूछता है यहां पर फिक्स कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। तो अगर फिक्स कॉस्ट की लाइन नहीं भी गिवन है तो आपको पता है भाई यहां पर फिक्स कॉस्ट क्या है? 20,000 है। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह की गिमिक्स कर सकता है। यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी स्मार्ट। अच्छा भाई, अब हम ड्रॉ करते हैं रेवेन्यू की लाइन।
ये रहा मेरा, हम्म, ये रहा मेरा यहां पर रेवेन्यू। अच्छा जी, अच्छा जी, ये रहा मेरा रेवेन्यू, ये रहा मेरा ब्रेक इवन। लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं, लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। अब आपको इन लाइंस के अंदर कुछ वर्किंग दिखानी और समझानी है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप देखो, ये वाला सारा एरिया जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूं, ये जो सारा ब्लू वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये सारा एरिया लॉस एरिया है। ये सारा एरिया क्या है? लॉस एरिया, LOSS। अब आप बोलेंगे सर लॉस एरिया कैसे? सीधी सी बात है, लॉस एरिया कैसे? ये सारा एरिया बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे है। और हमने क्या पता पढ़ा था, ब्रेक इवन से नीचे का मतलब क्या होता है? लॉस। अगर मेरा 100 यूनिट पे ब्रेक इवन है, इसका मतलब 100 से कम बेचे तो लॉस, 100 से ऊपर बेचे तो प्रॉफिट। तो ये जो जितना भी ब्लू वाला एरिया है, ये 100 से नीचे है, बिलो द एरिया ऑफ ब्रेक इवन है, लॉस। और अगर आप इसमें देखो भी, तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहां पर जो ब्लू वाला शेडेड एरिया है, यहां पर रेवेन्यू कम है, यानी पैसा आ कम रहा है, और टोटल कॉस्ट की लाइन, रेवेन्यू की लाइन नीचे है, कॉस्ट की लाइन ऊपर है। यानी अगर कॉस्ट की लाइन ऊपर है, यानी पैसा जा ज्यादा रहा है, रेवेन्यू की लाइन नीचे है, इसका मतलब पैसा आ कम रहा है। तो पैसा आ रहा कम है, जा रहा ज्यादा है, तो क्या हुआ? ये टोटल एरिया क्या हो गया? लॉस एरिया। अच्छा जी, अब ये वाला जो मैं इसको ग्रीन शेड करता हूं, ग्रीन शेडेड जो एरिया है मेरे पास, दिस ग्रीन शेडेड एरिया इज ऑल प्रॉफिट एरिया। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट कैसे? मैंने आपको बताया तो था, 100 से ऊपर वाला सारा एरिया क्या होता है? प्रॉफिट एरिया। अब आप देखो क्या है, इस ग्रीन वाले एरिया में क्या हो रहा है? यहां पर कॉस्ट की लाइन कम है, रेवेन्यू की लाइन ऊपर है, यानी पैसा जा रहा कम है और आ रहा ज्यादा है, प्रॉफिट एरिया। सारा का सारा एरिया क्या हो गया? प्रॉफिट एरिया। और डॉट जो ब्रेक इवन वाला पॉइंट है, 100, यह है ब्रेक इवन वाला एरिया। ब्रेक इवन यानी जितना पैसा जेब से गया है, उतना ही वापस आ गया है, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। यानी 100 से नीचे 99, और 99 से नीचे 0 से लेके 99 वाला एरिया सारा का सारा क्या है? लॉस। और 100 से लेके, सॉरी 101 से लेके जो आगे तक का एरिया है पूरा का पूरा, वो क्या है? प्रॉफिट। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो ब्लू वाला एरिया है सारा, ये लॉस एरिया है, ये मेरा सारा का सारा डेंजर एरिया है। ज्यादा सारा, सारा का सारा क्या है? डेंजर एरिया है। और अगर मैं आपसे बोलूं, मेरे पास जो ये सारा का सारा जो ग्रीन वाला एरिया है, ये सेफ्टी एरिया है। ये क्या एरिया है? सेफ्टी एरिया। सेफ्टी एरिया कैसे? क्योंकि 100 पे ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन के बाद जितने भी यूनिट बेचोगे आप सेफ हो। 100 के बाद जितने भी यूनिट्स आप बेचोगे, वो क्या हो? आप सेफ हो। और आप कहां तक सेफ हो? 250 एरिया तक, 250 के यूनिट्स तक सेफ हो। यानी ये जो सारा का सारा एरिया है, जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, ये जो सारा का सारा एरिया है जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, ये सेफ्टी एरिया है। इसको आप सेफ्टी एरिया बोलो, इससे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलो, एक ही बात है। सेफ्टी एरिया बोलो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलो, एक ही बात है। तो ये जो मैंने आपको ग्रीन में जो ये भी ट्रायंगल बनाया है फ्रेश फ्रेश, ये सारा का सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया है या सेफ्टी एरिया है। अच्छा, इसको निकालने का भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कैलकुलेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो है आपके पास 100 - 250, तो आपका जो सेफ्टी एरिया है, 100 - 250, ये जो आपका सेफ्टी एरिया है, वो है 150 यूनिट्स का। और कुछ लोग कहते नहीं, ऐसे नहीं, 250 - 100, तो इसमें माइनस नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव आंसर है। यानी 200 से लेके 250 तक का जो एरिया है, ये पूरा पूरा सेफ्टी मार्जिन यानी सेफ्टी एरिया है। कुछ लोग इसकी कैलकुलेशन को इस तरीके से करते हैं कि वो 100 - 250 करके करते हैं, तो यानी -50 जो -150 जो है, ये पूरा का पूरा आपका सेफ्टी एरिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 250 - 100 यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन से ब्रेक इवन माइनस करना इज बेसिकली एक्चुअल कैलकुलेशन फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कुछ लोग जो है वो ब्रेक इवन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन करते, कुछ लोग कहते नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस ब्रेक इवन। ठीक है ना? तो ये मेरा जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया, नहीं मैंने ब्रेक इवन के बाद 150 यूनिट तक जो आगे मैंने बेचे, वो सारे के सारे मेरे प्रॉफिटेबिलिटी एरिया है, वो मेरा सेफ्टी मार्जिन वाला एरिया है। अब एग्जामिनर जो है वो इसकी थोड़ी सी
थ्योरी भी पूछ लेता है। मेरे पास एग्जामिनर जो है वो उसकी थोड़ी सी थ्योरी पूछ लेता है। सबसे पहले, ये जो इतनी मेहनत की मैंने ब्रेक इवन बनाने की, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान पहले मैं आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। एक तो ये जो ब्रेक इवन कराना है, बनाना है सॉरी, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा, ये फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। तो ये अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है कि इतनी कॉस्ट होगी, इतना यूनिट बिकेगा, इतना रेवेन्यू आएगा, तो इतने पे ब्रेक इवन होगा, इतने पे लॉस होगा, इतने पे प्रॉफिट होगा। ये अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। और देर आर चांसेस कि कैलकुलेशन एरर्स भी हों। तो तीन, अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, आप तीन डिसएडवांटेज बता सकते हैं कि एक टाइम कंज्यूमिंग है इसको बनाना, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, तो और टू मेनी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में एरर्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं फायदे के ऊपर कि अगर किसी ने ब्रेक इवन बनाया तो फायदा क्या है। पहला, ब्रेक इवन बनाने का फायदा क्या है कि आपको सेफ्टी मार्जिन के बारे में पता लग जाता है। अब आप देखो इस पूरे ग्राफ में आपको पता है कौन सा एरिया आपके लिए सेफ है, कौन सा एरिया सेफ नहीं है, कहां से कहां तक आप सेफ हो, कहां से कहां तक आप डेंजर में हो। तो इट हेल्प्स यू कैलकुलेट सेफ्टी मार्जिन। दूसरा, अब मुझे पता लग गया मेरे बिजनेस 100 यूनिट बेचेगा तो ब्रेक इवन है। अब मैं इसको देखकर अपने लिए राइट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रख सकता हूं। अब अगर मुझे पता है 100 यूनिट पर मेरी ब्रेक इवन है, तो मैं 100 यूनिट को देख के प्राइस रखूंगा, एक अलग प्राइस होगी। अगर मुझे पता लगा कि नहीं यार मेरा ब्रेक इवन तो 10,000 यूनिट पर है, तो मैं 10,000 वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखूंगा। जितने यूनिट पे ब्रेक इवन होगा, बिजनेस प्राइस भी उसके हिसाब से रखता है। तीसरा, जब भी कभी आप किसी इन्वेस्टर या बैंक के पास जाएंगे, तो वो लोन देने से पहले हमेशा पूछेगा, भाई हम आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ये तो बताओ कितने यूनिट पे ब्रेक इवन है। अगर आप बोलोगे सर ये तो नहीं पता मुझे कब ब्रेक इवन है, वो बोलेगा तुम पागल हो, पैसा लेने आओ, तुमको ये नहीं पता कि तुम कब प्रॉफिट में होगे कब लॉस में होगे। तो बैंक्स और इन्वेस्टर्स बगैर ब्रेक इवन के पैसे नहीं देते। बैंक तो शायद लोन शायद शायद दे दे, बट इन्वेस्टर कभी भी ब्रेक इवन देखे बगैर पैसा नहीं लगाएगा। आप खुद मुझे बताओ ना, अगर आपके पास एक बिजनेस में पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी है, आप भी तो जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आप भी तो उसको बोलोगे ये तो बताओ प्रॉफिट कब है, लॉस कब है। और चौथा फायदा ये होता है कि जब आपके पास ब्रेक इवन आ जाते हैं, तो आपको पता होता है कब प्रॉफिट में होगा कब लॉस में होगा। तो उसके हिसाब से आपके लिए जो फ्यूचर प्लानिंग है वो करना काफी हद तक आसान हो जाता है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा ब्रेक इवन का टॉपिक।